Today topic is doctrine of separation of power. The doctrine of separation of power can be studied by taking the following points. What is a historical background of this concept, and what is a basic concept relating to separation of power? Third point, it's case law, important case law, and what is the basic objective of separation of power, and what is the position of the separation of power in USA, position of separation of power in UK, and then we discuss the criticism of separation of power. मतलब सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो माय फर्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का जनक कौन है, तो हम सामान्य तौर पे कहते हैं मॉन्टेस्क्यू. और ये कोई गलत भी नहीं है कि अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर कोई एक्सपांड करने वाला व्यक्ति का नाम मॉन्टेस्क्यू सजेस्ट कर रहे हैं. हालांकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इवॉल्व करने वाला, खोजने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम अरिस्टोटल था. और अरिस्टोटल ने 17वीं सेंचुरी में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत दिए. लेकिन उस सिद्धांत का उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उस सिद्धांत में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए. इस बात को उन्होंने बताया नहीं, और इसी कारण से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एरिस्टोटल के नाम से है नहीं. तो यह सिद्धांत है किसके नाम? तो यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के नाम से ही है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने 1784 में द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की एक बुक जो है पब्लिश की है, और उस में उन्होंने डिटेल डिस्कशन किया डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में. और डिस्कशन के दौरान उन्होंने कुछ कंसेप्ट भी दिए. और जब हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, कंसेप्ट. तो कंसेप्ट क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 सेपरेट ऑर्गन भी दिए हैं. पार्लियामेंट्री बॉडी को चलाने के लिए 3 सेपरेट ऑर्गन है. पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, जिसका काम है लॉ बनाना. और अगर हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सेंट्रल में बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, और स्टेट में बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर का. दूसरा, हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव का. दूसरे जो हमारी बॉडी है वो है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का सेंट्रल में हेड होता है प्रेसिडेंट, और अगर हम स्टेट की बात करें तो वहां हेड होता है गवर्नर. तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है जुडिशरी. और अगर हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो जुडिशरी का मतलब वो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है, और हम यहां बात हाईएस्ट जुडिशरी की कर रहे हैं, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं. हाईएस्ट जुडिशरी की बात कर रहे हैं. अच्छा, इन 3 बॉडी का काम भी अलग अलग है. लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, और हम तीसरी बॉडी की जो बात कर रहे हैं जुडिशरी, जिसका काम है लॉ के वायलेटर्स को पनिश करना.
इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये तीनों बॉडी कंप्लीटली सेपरेट है? क्या एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता? तो मैं आपको बताऊं कि यह बॉडी इंटरफेयर सम एक्सटेंट नहीं करता है, और जब वो सम एक्सटेंट की जो मैं बात कर रहा हूं इंटरफेयर नहीं करता है, इसी सिद्धांत को तो सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। अब बात आती है, क्या आज के संदर्भ में यह सिद्धांत इंडिया में प्रिवेल कर रहा है? क्या इंडिया में यह सिद्धांत लागू होता है क्या? क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या था? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम था लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम था लॉ के वायलेटर्स को पनिश करना। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, तो पार्लियामेंट में अगर कोई भी व्यक्ति अनपार्लियामेंट्री स्पीच देता है, तो उस व्यक्ति को पनिश जुडिशरी नहीं करती है। उस व्यक्ति को पनिश पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट का जो चेयरमैन है, वो पनिश करता है। तो मैं आपको बताऊं, पनिशमेंट करने का काम किसका था? पनिशमेंट करने का काम था जुडिशरी का। और यहां पनिशमेंट कौन कर दिया? यहां अगर पनिशमेंट करने की बात आ गई, तो यहां पनिशमेंट कर दिया लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का काम तो लॉ बनाना था। अब ये बात आ जाती है कि लॉ बनाने का काम जिसका था, वो पनिशमेंट का काम इंपोज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब भारत में देखा जाए तो क्या लॉ का सेपरेशन 100% है ही नहीं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का काम था लॉ के वायलेटर्स को पनिश करना, क्या सुप्रीम कोर्ट इस काम को कर रही है? सुप्रीम कोर्ट आज के समय में लॉ बनाती है, और लॉ कैसे बनाती है? तो जुडिशियल प्रेसिडेंट के द्वारा बनाती है। मैं आपको एक केस लॉ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, AIR 2006 SCC 1158, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया में जितने भी मैरिज हो रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, सारे हर एक मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इसका मतलब यहां क्या पनिशमेंट दिया जा रहा है? नहीं, जुडिशियल प्रेसिडेंट के थ्रू लॉ बनाया जा रहा है। तो जिसको लॉ के वायलेटर्स को पनिश करने का काम दिया था, वह लॉ बनाने का काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन इंप्लीमेंट होता ही नहीं है। और इसीलिए जब आर्टिकल 50 को आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। वहां सेपरेशन किसकी बात की गई है? वहां सेपरेशन की बात की गई है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। लेजिस्लेशन की सेपरेशन की बात भी नहीं है। उस अगर हेडिंग को देखा जाए, वो हेडिंग अपने आप में अधूरा है। और जब उसके कंटेंट्स को आप पढ़ेंगे, उसके कंटेंट में आपको मिलेगा द स्टेट शैल टेक स्टेप टू separate the judiciary from the executive in the public service of the state। मतलब स्टेट की जो पब्लिक सर्विस है, उसमें ही सेपरेशन की बात की गई है। मतलब स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन की बात की भी नहीं गई है। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, केस लॉ। इस केस लॉ के थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को हम थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 5 SCC 1, जिसमें कहा गया
कि सेपरेशन ऑफ पावर इज एसेंशियल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर, सच सेपरेशन ऑफ पावर is not rigid like US. One of the basic element of separation of power is check and balance. बोला कि रिजिड सेंस में जैसे यूएस में है उस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर है ही नहीं, यहां चेक एंड बैलेंस के सेंस में है. दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है बलराम बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AR 2007 SC, जिसमें कहा गया कि कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट लेजिस्लेचर टू इनेक्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द लॉ. मतलब कोर्ट जो है लेजिस्लेचर को ये डायरेक्शन दे ही नहीं सकती, कह ही नहीं सकती कि आप स्पेसिफिक टाइप के लॉ को आप बनाए. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोविजन ऑफ स्लॉटर्स of the cow, buffalo and horse cannot be imposed by the court. It is a matter of policy of government. मतलब गाय या कौ के स्लॉटरिंग पे या हॉर्स के स्लॉटरिंग पे कानून बनाए, ये डिस्क्रिशनरी पावर है लेजिस्लेचर का. इसमें जुडिशरी कह भी नहीं सकती कि आपको इस तरह के लॉ बनाने चाहिए. तीसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ है राम जयावा कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 55 SC. Supreme Court held that the Constitution does not recognize the separation of power on its absolute manner. मतलब पूर्ण तरीके का सेपरेशन ऑफ पावर की पॉसिबिलिटी इंडिया में है भी नहीं. एक तीसरा केस लॉ है रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर, AR 1958 SC 358. Supreme Court held that there is no specific provision relating to separation of power in our constitution, but it is implicit in our कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब स्पेसिफिक सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी तो है ही नहीं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया जाए तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर की एक झलक दिखती है. कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर संभव ही नहीं है. और केस लॉ के संदर्भ में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461. थ्रू दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सेपरेशन ऑफ पावर between the legislature, executive or judiciary is a part of the basic structure of the constitution. मतलब सेपरेशन ऑफ पावर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने काउंट किया कि तीनों में सेपरेशन होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर है. एंड दिस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय एनी फॉर्म ऑफ द अमेंडमेंट. और इसमें आप किसी भी तरह का संशोधन करके परिवर्तन भी नहीं कर सकते. तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्राइन के तौर पे 2 आर्टिकल को पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के लिए. एक आर्टिकल 50 और दूसरा आर्टिकल 212. जब हम सेक्शन आर्टिकल 212 की बात करते हैं तो उसके भीतर में जो हेडिंग डाला गया है कि कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर. मतलब कोर्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स से रिलेटिंग इंक्वायरी भी नहीं कर सकती, मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकती. इवन दो अगर कोई ऐसा बिल भी है जो क्वेशिंग द बिल पास बाय द हाउस, मतलब बिल को क्वेश कर दिया गया, उससे भी रिलेटिंग कोई सवाल नहीं पूछ सकती. मतलब यहां 100% सेपरेशन की बात की गई है. इसी में एक केस लॉ आता है कोहोतो होलोहन वर्सेस जाचल्लू, AIR 93 सुप्रीम कोर्ट 412. Proceedings inside the legislation have not been taken into a question on the ground that they have not been carried according with the रूल ऑफ बिजनेस. मतलब
ये बात का सवाल ही नहीं उठता कि प्रोसीडिंग्स जो लेजिस्लेशन के द्वारा चलाई जा रही है उस प्रोसीडिंग्स पे कोई भी सवाल उठा ले। तो इस तरह से आपने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को जो डिस्कस हमने किया है विथ केस लॉ, जिसमें जुडिशरी ने कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ की बात की गई है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम एक्सटेंट 100% सेपरेशन ऑफ पावर के थ्योरी को अपने आर्टिकल में जगह दिया ही नहीं है। अब सवाल ये आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मैं 4th पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये लायक हो गया, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जरूरत थी ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करें। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन अपने काम से इतर ना हो जाए, विमुख ना हो जाए। इतना ही नहीं, अपने पावर का कोई भी ऑर्गन अपना गलत इस्तेमाल भी ना करने लगे। जुडिशरी है तो वो बता रही है कि मैं पावरफुल, एग्जीक्यूटिव है तो मैं पावरफुल, लेजिस्लेशन है तो मैं पावरफुल, इस तरह की बात ना हो। कहने का मतलब, लेजिस्लेचर अगर कुछ गलत कर रही है, जुडिशरी अगर कुछ गलत कर रही है, एग्जीक्यूटिव अगर कुछ गलत कर रही है, सब एक दूसरे का के गलतियों को चेक एंड बैलेंस कर सके, और इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर को लाने की जरूरत थी। मतलब पावर के मिसयूज को, हर एक ऑर्गन अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना कर ले, उस मिसयूज को रोकने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 और 212 में लाया गया। अब हमारी डिस्कशन का विषय है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएसए। अगर हम यूएस के डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, तो सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में फुल्ली अप्लाई होता है, और जब फुल्ली अप्लाई होता है उसका कंपेयर हम अगर भारत से करें या इंग्लैंड से करें, तो यहां देखें सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है सम एक्सटेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, यूएस के तरह रिजिड नहीं है। और यूएस में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे ऑर्गन पे जो है ना तो ओवरलैप करेगी, ना ही उसके काम को जो है चैलेंज करेगी। In the US, legislative power are vested in Congress, specified in Article 1, and executive power is vested in President, specified in Article number 3, and judicial power is also vested in Article number 3. And doctrine of separation of power has been influenced by the administrative law of the USA. ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है यूएस के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से इन्फ्लुएंस है, और स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी वाज टेकन इन यूएसए, एंड देयर इज लिमिट स्कोप ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन यूके। सेपरेशन ऑफ पावर की स्थिति यूके में कैसी है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात हम यूके की कर रहे हैं, तो हमें दो पीरियड को माइंड में रखना पड़ेगा। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005। तो नाउ आई एम टॉकिंग द बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन यूके इन 2005। वहां अगर सेपरेशन की बात करें तो मैं आपको क्लियर बताऊं कि देयर इज नो रिजिड फॉर्मेट ऑफ सेपरेशन, बिकॉज देयर इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स पोसेसिंग द टू पावर, वन इज लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशरी पावर इज वेस्टेड इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स इटसेल्फ। सो देयर इज नो सेपरेशन थ्योरी
in UK before 2005. But after the Constitution Amendment Bill 2005, there is a limited scope of separation of power in UK, because House of Lords delegate some power relating to judiciary to Supreme Court of UK. So the power of the court is enhanced, and legislature delegate the power to Supreme Court of UK. And nowadays the UK having the separation theory. It means after 2009 Constitution Amendment, the bill was produced in 2005, the separation of power in UK is prevail law. But before 2005, it has a limited scope. Now, today is my last point, criticism. Whether the separation of power is good for a particular nation or not. इस सिद्धांत का जो क्रिटिसिज्म है, वेड एंड फिलिप ने अपने एक बुक में किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1960, जिसमें उन्होंने कहा यह डॉक्ट्राइन मॉडर्न समय में इंप्लीमेंट नहीं होता, या होता भी है तो हैविंग द लिमिटेड स्कोप। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने इसलिए कहा कि एग्जीक्यूटिव का काम अगर लॉ बनाना, लेजिस्लेशन का काम अगर लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम अगर लॉ इंप्लीमेंट करना है, तो क्या सारे लॉ लेजिस्लेशन ही बनाएगी? और अगर लेजिस्लेशन लॉ बनाएगी तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट फॉलो किया जाएगा। दैट मीन्स बिल दोनों हाउस में प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट होने के बाद 2/3 मेजोरिटी से पास होगी और रेस्पेक्टिव गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट होगा, उसकी साइन होगी, तो वो कंप्लीटली लॉ बनेगा। अब एग्जीक्यूटिव को छोटे मोटे अगर लॉ बनाने हैं तो क्या ये डिटेल प्रोसीजर्स को ऑप्ट करे? यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, और जिस समय इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ चाहिए, पता लगा उस लॉ को बनने में काफी समय लग चुका है, और उससे हो सकता है उस पार्टिकुलर कंट्री को लॉस हो जाए। इसलिए फिलिप एंड वेड ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का एब्सोल्यूट फॉर्म हो, उस पे जो है अपना डिसएग्रीमेंट जताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप है, प्योर सेपरेशन ऑफ थ्योरी को ऑप्ट ना करे तो उस देश के लिए अच्छा रहेगा। तो शायद मुझे लगता है कि मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू माय सिनॉप्सिस हमने सारे पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिए, और इसमें कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में अलग टॉपिक पे। जय हिंद।